नमस्कार, स्वागत है आप सबका प्रोग्राम लिटरेरी गुरु में। मैं हूं आपके साथ राजश्री त्रिवेदी। आज हम बात करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में बलराम जी से। बलराम जी एक जाने माने कथाकार हैं। लगभग 2 दर्जन किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादक रह चुके हैं। आपके साहित्य पर 2 दर्जन से अधिक पीएचडी हो चुकी है और फिलहाल आप साहित्य अकादमी की पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य के संपादक हैं। बलराम जी, स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद राजश्री जी। बहुत लंबा सफर है और इस सफर पे हम चलेंगे आपके साथ जी। उन गलियों से, उन शहरों से होते हुए, आपकी यात्राओं के बारे में जानते हुए। तो ये यात्रा शुरू होती है क्योंकि आपका जन्म गांव में हुआ, वहां से तो प्राथमिक शिक्षा भी और कॉलेज की शिक्षा आपकी शहर में हुई। तो कितना सुखद या क्या भाव थे आपके जब आप गाँव से शहर आए, पहले कानपुर, और फिर आपसे जानना चाहूंगी दिल्ली की यात्रा के बारे में। राजश्री जी, मेरा शहर आना मतलब एक दुखद प्रसंग है। जैसे ही मैंने हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी पाई, फर्स्ट क्लास, तो हमारे गांव में पढ़ाई लिखाई की बजाय खेती बाड़ी और उस पर ही ध्यान दिया जाता था ज़्यादा। और अगर किसी ने फर्स्ट क्लास कर लिया हाई स्कूल तो उसकी नौकरी लग जाती थी। और तो बस तत्काल चारों तरफ से शादी का माहौल शुरू हो जाता था। पिताजी को भी लगा बहुत पढ़ लिया, और शादी करो, खेती करो। मेरा शादी करो और खेती करो। हाँ, तुम्हारी शादी कर देते हैं और खेती करेंगे। भाई बहनों में आप सबसे छोटे थे? नहीं, मध्य बीच मेरे से बड़े एक भाई थे और 2 छोटे थे। 5 भाई बहन। हाँ, एक बहन जीवित है, एक की डेथ हो गई। अच्छा, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है छोटी उम्र में शादी, और फिर गांव में। मेरा मन था मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा और पीएचडी करूंगा और मैं प्रोफेसर बनूंगा। ये सपना मेरा बचपन से ही था। और पिताजी का विरोध कैसे करूं, तो मैंने अपने बड़े भाई से कहा कि मुझे तो पढ़ना है, पिताजी मना कर रहे हैं और शादी अभी नहीं करनी है। तो उन्होंने कहा मेरा नाम मत लेना, तू यहाँ से भाग जा। अच्छा। मेरे एक दोस्त हैं बीएनएसडी कॉलेज कानपुर में, केमिस्ट्री के टीचर, मैं उनसे बात कर लूँगा तो वो तेरे रहने खाने पीने की व्यवस्था कर देंगे। मैं पीछे से करूँगा, सीधे पिताजी से लड़ाई मैं नहीं कर सकता। तो मेरे बड़े भाई ने मतलब ये रास्ता दिया, भाग यहाँ से, पढ़ाई लिखाई करनी तो भाग, बाकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। और उन्होंने किया भी। मेरी पढ़ाई लिखाई आगे की जो भी हुई मेरे अपने बड़े भाई के ही प्रयासों से आगे मैं बढ़ा। पिताजी नाराज रहे, लेकिन कितने दिन रहे थे। फिर हम जब ग्रेजुएट हुए तो फिर पिताजी ने कहा अब इससे आगे कर, हो गई पूरी पढ़ाई, अब तो करनी शादी। और पिताजी ने अपने आप शादी मेरी तय कर दी और वो लोग आए और मैं उस दिन गया ही फिर भाग गए। मैं मतलब गया ही नहीं उस दिन। भाई से हमने कहा भी नहीं करना, उनका तू मत आ। तो भाई पीछे से रह के मेरे को मदद करते रहे। लेकिन फिर पिताजी ने क्या किया, तो मेरे से जो छोटा भाई था इसे छोटे से कर देते हैं। तो वो लड़की जो मेरी पत्नी बनती वो मेरे छोटे भाई की पत्नी बनी। तो ये है वो जीवन की गांव से शहर आने का, पढ़ाई लिखाई का। लेकिन आप ग्रेजुएट हो चुके थे और नौकरी मिल जाती तो आपको लगता था कि नहीं, मैं नौकरी जब पा लूंगा उसके बाद ही विवाह करूंगा, ये सोच थी? हाँ, मेरे मन में यही था कि कम से कम पीएचडी करके तब शादी करूंगा और कम से कम कहीं कॉलेज में लेक्चरर हो जाऊंगा। मेरे मन में ये सपना था और इसीलिए अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध बड़े भाई की मदद से मैं भागा 2 बार और बचा उससे। लेकिन ये जो आपका सपना था कि आप कॉलेज में पढ़ाएंगे, ये पूरा हुआ या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आपकी पसंद का एक गाना सुन लेते हैं, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। ये गीत मैं अक्सर गाता था क्योंकि आपको थोड़ा सा अनुमान हो गया होगा कि जिंदगी कितनी कठिनाई से गांव से निकल के शहर आती है और शहर की जो दिक्कतें होती हैं वो फिर कभी। इरादे मजबूत थे तभी तो आप शहर आए और शहर से इरादे मजबूत थे, लेकिन कठिनाइयाँ बहुत थी। तो बार बार ये गाना मुझे लगता था कि जिंदगी और बता तेरा। आइए सुनते हैं। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले। जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले। मुझको पैदा किया संसार में 2 लाशों ने,
मुझको पैदा किया संसार में दो लाशों ने, और बर्बाद किया कौम के अय्याशों ने। तेरे दामन में बता मौत से ज्यादा क्या है जिंदगी, और बता जिंदगी, और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। जो भी तस्वीर बनाता हूँ बिगड़ जाती है, जो भी तस्वीर बनाता हूँ बिगड़ जाती है। देखते देखते दुनिया ही उजड़ जाती है। मेरी कश्ती तेरा तूफान से वादा क्या है जिंदगी, और बता जिंदगी, और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। जो दर्द दिया उसकी कसम खाता हूँ, तूने जो दर्द दिया उसकी कसम खाता हूँ। इतना ज्यादा है कि एहसास से दबा जाता हूँ। मेरी तकदीर बता और तकाजा क्या है जिंदगी, और बता जिंदगी, और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। मैंने जज्बात के संग खेलते दौलत देखी, मैंने जज्बात के संग खेलते दौलत देखी। अपनी आंखों से मोहब्बत की तिजारत देखी। ऐसी दुनिया में मेरे वास्ते रखा क्या है जिंदगी, और बता जिंदगी, और बता तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु और हमारे साथ हैं कथाकार, संपादक, उपन्यासकार बलराम जी। बलराम जी, जिंदगी बहुत कठिन रास्तों से गुजरी आपने बताया, और हमेशा ये लगा कि जिंदगी से पूछते रहे हो आप कि अब तेरा इरादा क्या है। वो जो एक आपका ख्वाब था, जो आपने कहा कि बचपन में ही आपने स्कूल के दिनों में आपने देखा था कि आपको लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, कॉलेज में पढ़ाना है, वो सपना पूरा हुआ? वो बीच में हमारे एक टीचर थे, मैं मिडिल में पढ़ता था, तो उन्होंने सारे बच्चों से पूछा कि बड़ा होके कौन क्या बनेगा और लिख के बताओ क्यों बनोगे ऐसा। तो सारे बच्चों ने लिख के दिया। कोई महात्मा गांधी बनना था, किसी को जवाहरलाल नेहरू बनना था, और किसी को सरदार पटेल बनना था। तो इस तरह से भगत सिंह बनना है, सुभाष चंद्र बोस बनना है। तो सारे बच्चों ने अपने अपने मन से लिख के दिया, और जो कागज मैंने दिया उसमें कुछ नहीं लिखा मैंने। क्यों? टीचर ने पूछा कि तुमने क्यों कुछ नहीं लिखा? मैंने कहा मैं सोच ही नहीं पाया इतनी देर में कि मुझे बनना क्या है।
लेकिन आपने कहा था कि आप जब स्कूल में थे तभी आप आगे पढ़ना चाहते थे और कॉलेज में पढ़ाना चाहते वो थे। था, लेकिन जो उन्होंने पूछा उस तरह, ये तो सामान्य जीवन हो गया कि हम टीचर बने, पोस्ट मास्टर बने, आकाशवाणी में जाए, वो तो सामान्य जीवन है। उस तरह से अलग, उससे क्या बनना है ये पूछा था तो उन्होंने। फिर आपने क्या जवाब दिया कि क्यों नहीं कुछ लिखा? उनको मैं जवाब दे नहीं पाया क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था तब तक, उस तरह से नहीं सोचा था कि मैं अलग क्या बनूंगा, वो तो नौकरी चाकरी की बात थी। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर सोच के बता दें। तो मैं 8वीं पास कर गया और मेरा स्कूल छूटा और गांव में ही एक इंटर कॉलेज था, वहां मैंने 9th में एडमिशन ले लिया। हमारे गांव में हमारा परिवार जमींदारी परिवार था, तो 2 गांव में जमीनें थी। 2 गांव के बीच में 10 किलोमीटर का फासला है। तो मुझे बड़े भाई जहाँ रहते थे वहाँ भेज दिया गया पढ़ने के लिए। 9th और 10th में बैरी इंटर कॉलेज वहाँ था, तो वहाँ एडमिशन हमने लिया और वहाँ 9th में ही था। तो एक दिन बारिश हो रही थी और पुरानी किताबें कहीं इधर से लाके मैं पढ़ रहा था। उसमें मैथिली शरण गुप्त की एक कविता थी, कुंभा का स्वाभिमान, वो पढ़ा और उसमें उनका परिचय लिखा था, आप राष्ट्रीय कवि हैं। ये लाइन पढ़ के मेरे भीतर से निकला, आप राष्ट्रीय कवि हैं तो मैं अंतरराष्ट्रीय कवि बनूंगा। तो ये जो लेखक बनने का सपना है वो मैथिली शरण गुप्त, उनका परिचय पढ़ के, और 9th में जब मैं था तब ये सपना उगा और फिर कविताएं लिखने लगा और चीजें, कहानियां वानियां लिखने लगा। उसके बाद ये वो प्रोफेसर बनने का सपना था, वो बना रहा, लेकिन उससे पहली अलग। कहानी कब लिखी आपने? मैं 10th में था, वहीं देहात में ही। तब मैंने, एक हमारे प्रिंसिपल साहब की बेटी थी और एक और लड़की थी वाइस प्रिंसिपल की, तो उनके बीच हम सब लोग लिखते पढ़ते रहते थे, कुछ कहानी लिखना, कविता लिखना। वो लड़कियां दोनों लिखती थी और उनके साथ रह के हम भी लिखने पढ़ने का काम करते थे। और फिर मैंने उस समय काल्पनिक रूप से, जो लड़की मुसलमान लड़की थी सलमा, तो मैंने सोचा मैं इससे शादी करूंगा और उससे शादी करने का काल्पनिक कहानी बनाई कि क्या होगा आने वाले समय में। और वो कहानी लिख के वो मैंने सलमा को नहीं दी, सुधा को दी। उसने एक पत्रिका दी, युवक, आगरा से निकलती थी, उसने बोला ये कहानी वहाँ भेजो। तो उस लड़की के कहने से मैंने वो कहानी वहाँ भेजी और वहाँ से स्वीकृति पत्र आ गया। लेकिन जब कहानी छपी तब मैं कानपुर आ चुका था, वेनेसडे कॉलेज में 11वीं में पढ़ता था, तब मेरी पहली कहानी छप गई थी। तो पढ़ाई पूरी हो गई, फिर कानपुर से दिल्ली का सफर किया आपने। दिल्ली क्यों आए? पढ़ाई बीए मैंने किया। बीए के बाद फिर मन में सपना आया कि प्रोफेसर की बजाय मेरे मन में आया साइकियाट्रिस्ट बनने। अच्छा। मैंने मनोविज्ञान में लिया और अंग्रेजी में सब किताबें थी, तो उन किताबों को पढ़ना और कहानी और कविता लिखना, हाँ। तो मेरा ध्यान अंग्रेजी की उसकी जाने, मैं कहानी और कविता लिखने में ज्यादा लग गया। और कानपुर के जो लिटरेरी गुरु होते थे तो उनकी शरण में गया, तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान कम लगाया, कविता और कहानी लिखने में ध्यान ज़्यादा लगाया। और उसका लाभ ये हुआ कि एमए में जब पढ़ रहा था मैं, 1976 का समय रहा होगा, तो कमलेश्वर आए, तो गोष्ठी की अध्यक्षता उन्होंने की और 5 कहानियाँ वहाँ पढ़ी गई लोगों की। एक कहानी मेरी थी और उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा, बलराम तुम्हारी कहानी फिर से पढ़ना चाहता हूँ। और वो कहानी थी कलम हुए हाथ। ये फरवरी की बात है और अप्रैल 1976 में मेरी पहली कहानी, जिसको कहना चाहिए अच्छी, वो जो एक पहले जिसकी चर्चा की वो तो एकदम कच्ची कहानी थी, लेकिन ग्रामीण जीवन पर ये पकी हुई कहानी और जिसने बलराम को बलराम बना दिया, वो थी कलम हुए हाथ। इसी नाम से कहानी संग्रह छपा, जिसमें 15 कहानियां हैं और जिसके अब तक 11 संस्करण हो चुके हैं। ऐसा कहानी संग्रहों का होता नहीं, किसी का दूसरा भी नहीं आता, लेकिन ये प्रसिद्ध बहुत हुआ। दूरदर्शन में फिल्म बनी इसी कहानी पे, यही बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में लगी है। और कमलेश्वर जी ने जो साहित्य अकेडमी से संचयन निकाला वहाँ है। जितने भी शताब्दी संचयन निकले उनमें ज्यादातर में, कई में ये ली गई, कई में और ली गई। तो इस एक कहानी ने एक तरह से, जैसे फिल्मों में कोई एक्टर आता है और स्टार हो जाता है उस जमाने पहली फिल्म से, पहली, हाँ, तो उसी तरह से एक कहानी से ही बड़े बड़े लोगों ने उस कहानी की चिट्ठी लिखकर तारीफ की। और उसको पढ़ के धर्मवीर भारती, जो धर्मयुग के संपादक थे, बम्बई में ही थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी, बलराम ऐसी ही ग्रामीण जीवन की कहानी हमें भी भेजो। और एक युवा लेखक के लिए तो ये सपना था कि भारती जी का खत आ जाए।
बहुत सुंदर। यहाँ पर हम एक गाने का ब्रेक लेते हैं, आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं और उसके बाद वापस अपनी बातचीत करेंगे। जी, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर। हाँ। अब तक तो फूल ही मिल रहे थे, देखिए कितनी प्रसिद्धि इतनी कम उम्र में। लेकिन चलिए ये गाना सुन लेते हैं। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली, मिले न फूल। अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, खुदा तराश लिया, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया, नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया, जुबां खुली भी न थी, जुबां खुली भी न थी और बात भी कर ली, मिले न फूल। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु। बलराम जी, इतनी प्रसिद्धि इतनी कम उम्र में, पहली कहानी से इतने बड़े बड़े लेखक उस वक्त के आपको खत लिख रहे हैं, आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं, आपकी तारीफ लिखकर भेज रहे हैं। फिर कांटों से दोस्ती कहाँ थी? जीवन में संघर्ष तो सबके होता है, किसी के कम किसी के ज्यादा। ये प्रोफेशनल था, लेकिन जीवन में कांटे थे ज्यादा। क्या कांटे थे? इसके बाद शादी की मैंने और जीवन बहुत तबाही की ओर चला गया। मैं अपनी पत्नी को लेने श्योपुर गया था, शादी हुई थी, लेकिन बाद में पता लगा पत्नी के मन के विरुद्ध हुई थी और वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। एक तरफ धर्मयुग में कहानी छप रही थी, देश के सबसे बड़े साप्ताहिक पत्र में, और दूसरी तरफ पारिवारिक जीवन इस तरह से तहस नहस हो रहा था। जिंदगी सच में एक सफर तो है ही, लेकिन उस सफर में कई बार हम इतने आहत हो जाते हैं अपने आसपास हुई चीजों से, अपने संबंधों से, अपने रिश्तों से, अपने दोस्तों से, कि सचमुच ऐसा लगता है कि बस अब और नहीं। लेकिन फिर कहीं से एक शक्ति आती है, हम उठते हैं, बैठते हैं और फिर एक नए सफर पर चल देते हैं, एक नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ। आपको भी एक ऊर्जा मिली होगी, एक शक्ति मिली होगी। जी राजश्री जी, जो बताया धर्मवीर भारती का खत मेरे लिए बहुत की, एक तरफ कमलेश्वर जी ने कलम हुए हाथ छाप दी, तो पहली ही अच्छी कहानी वहाँ छप जाए और दूसरी कहानी के लिए धर्मयुग के संपादक, यानी कि आपका लेखन ही आपको बहुत शक्ति, बहुत शक्ति वहाँ से फिर उन्होंने जो कहानी मांगी और मैंने दूसरी कहानी उन्हें भी दी, और वो कहानी छपी थी 15 अगस्त के स्वाधीनता दिवस विशेषांक में। लंबी कहानी थी, शिक्षा काल, और वो मुझे मिली थी झांसी रेलवे स्टेशन पर। बलराम जी, 2 दर्जन के लगभग किताबें, इतनी ही किताबों का संपादन, अखबारों और पत्रिकाओं में निरंतर लिखना, समाज और घर परिवार की जिम्मेदारी भी निभाना, एक व्यक्ति इतने सारे काम कर रहा होता है। क्या आपको लगता है कि इन सारे कामों के प्रति आपकी जो निष्ठा थी, जो आपका सबमिशन था, जो कमिटमेंट था, वो पूरे तौर पे उतर रहा था? आप संतुष्ट थे या आपको लगता था कि बहुत मुश्किल है? एक तो ग्रामीण परिवेश से जो लोग आते हैं, न उनके लिए कोई सिफारिश करने वाला होता है, न कुछ कहीं से बैकिंग होती है, तो कठिनाई तो बहुत होती है। और बता दूं कि जीवन का जो कठिन और कठोर क्षण था,
मैंने एक तरफ वो दुख था और एक तरफ धर्म में कहानी छपने का सुख था। अब वो इतना बड़ा सुख था कि लेखकों को उस जमाने में आसानी से मिलता नहीं था। बिल्कुल, कहते हैं ना कि जीवन का कुछ पता नहीं होता, किस पल क्या खुशी मिलेगी, किस पल क्या गम मिलेगा। और ये तो ऐसा लम्हा था जब एक तरफ बहुत तकलीफ है, मानसिक पीड़ा है, करुणा है, दर्द है, दुख है, और दूसरी तरफ वो खुशी कि आपकी कहानी धर्मयुग जैसे मैगजीन में छप रही है ना। और फिर ये भी जानना चाहूँगी, आपने कहा कि आपकी जो कहानी थी वो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में थी, तो आपका जो बचपन था वो खेतों में जाना, वो नदियों में नहाना, वो पेड़ों पे चढ़ना, वो फल तोड़ना, कुछ वैसा अनुभव जो आपकी कहानियों में होती होंगी? पहली कहानी जो कलम हुए हाथ थी तो उसमें प्रकृति तो थी लेकिन बहुत बेहद तकलीफ में। प्रकृति जो नेचर होता है ना कि दिवाली मन रही है और दिवालियां, हमारा नायक दिवाली की दिवालियां खेतों पे जलाने जा रहा है, घर में बंटवारा भाइयों में हो गया है, पिता का हाथ लुंज पुंज है, तो पिता की बहुत बुरी हालत, माँ की भी बुढ़ापे में, और बच्चा पढ़ रहा है 10वीं में, और भाइयों में बंटवारा हो गया है, और एक जो गांव का जमींदार है वो खेती हड़पने में लगा, उसने कुछ पैसे दिए थे इलाज के लिए पिता के, और वो खेती हड़पने के लिए आया है। तो कलम हयात इतनी दारुण कहानी थी कि सुबह जब नायक ने देखा तो उसके पिता का शरीर एकदम ठंडा हो चुका था। तो उस समय ये दुखी और पीड़ित और ऐसी है उसमें दिवाली का चित्रण यशपाल जी ने लिखा मुझे कि बलराम जी, दिवाली का इतना अच्छा चित्रण हिंदी कहानी में इसके पहले कभी नहीं पढ़ा गया। क्या बात। तो एक तरफ यशपाल जैसे बड़े लेखक की ये तारीफ थी, कहानी प्रसिद्ध हो रही। जैसे ही ये कहानी छपी धर्मयुग में, उसको दैनिक आज कानपुर के जो मैनेजर थे उन्होंने पढ़ा। यात्रा में कहीं उन्होंने, जैसे मैंने झांसी में खरीदी, ऐसे वो यात्रा में कहीं उन्होंने धर्मयुग खरीदा, और बाई दी वे उन्होंने मेरी कहानी पढ़ ली। उसमें मेरा फोटो छपा था, परिचय छपा था, डीएवी कॉलेज में हिंदी प्रथम वर्ष के छात्र हैं, तो उन्होंने अपना पीएन भेजा और मुझे बुलाया, और एमए प्रीवियस में ही उन्होंने एक कुर्सी और एक मेज, और वहाँ मेरा नाम लिखा हुआ था बलराम फीचर संपादक। क्या बात है। तो 2 कहानियों से हम दैनिक आज के फीचर संपादक हो गए। ये जो लेखन यात्रा रही है आपकी, उसमें बहुत उथल पुथल नहीं था, क्योंकि पहली ही कहानी आपकी इतनी बेहतरीन थी, और 2 कहानियों से संपादक की कुर्सी मिल जाना, ये इसका मतलब बहुत सशक्त लेखनी रही है आपकी। देखिए, ईश्वर ना कहीं से कुछ करता है, बैलेंस करता है। जो लोग हाई स्कूल फर्स्ट क्लास पास कर लेते थे उनको तार घर में, पोस्ट ऑफिस में नौकरी मिल जाया करती थी। हमें किसी ने इंटरव्यू तक के लिए नहीं बोला। तो उस समय हम एमए पीएचडी करके और ये करेंगे वो करेंगे, तो वो सपना झिलमिल था, लेकिन लगता था कि अब शादी हो गई है और अब घर परिवार से, वहाँ से भी छोटे भाई ने कुछ ऐसी घटनाएं की कि जो हम गेहूं लाते थे तो छोटे भाई ने बोरी छीन ली कि आपका हिस्सा वो दूसरे गांव में है, वहां से गेहूं ले जाओ, यहाँ से नहीं ले जाओ। पारिवारिक समस्याएं एक तरफ ये और दूसरी तरफ ये कि अब कहीं नौकरी कर लें, अब पीएचडी करेंगे तब करेंगे, तो नौकरी की तलाश में थे। उस तलाश में कोई पोस्ट ऑफिस में, कहीं तार घर में, वो नौकरी तो नहीं मिली। सीधे हम फीचर संपादक दैनिक आज बन के कुर्सी मेज के साथ बैठ। क्या बात है। अंत भला तो हो भला, एक कहावत है। चलिए इस मोड़ पर एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का। आप जिक्र कर रहे थे कि बाजीराव मस्तानी फिल्म का एक सीन था, वो डायलॉग आप सुना रहे थे जब हम लोग यहाँ स्टूडियो में आ रहे थे, याद है आपको? क्या बता रहे थे? मुझे उसमें दोनों ही नायिकाएं दोनों ही मुझे प्रिय हैं। हाँ। और जो प्रेमिका है उसका दर्द कुछ ज्यादा ही प्रभावित करता है, लेकिन उस फिल्म में जो पत्नी है उसका जो दर्द है, जो वो कहती है कि आप मेरा जीवन मांग लेते, सर काट के दे देती आपको, मैं तो आपको ईश्वर से भी बड़ा मानती थी, आपने मेरा गुरूर खत्म कर दिया। तो एक पत्नी के लिए
मानव व्यवहार की कौन सी अभिव्यक्ति आपके दिल को छू लेती है? कौन सा व्यवहार होता है जो आपको बहुत परेशान करता है? जैसे मैं यही जानना चाहूंगी आपसे, कलम आप उठाते रहे हैं, लिखते रहे हैं, जब अधिक करुणा में होते हैं या जब विचारों की धारा कहीं बहा ले जाना चाहती है आपको, या फिर अंदर का आक्रोश आवेग बनकर उतरता है रंग में से? मैं फिर वापस गांव से शहर आने के दिनों की ही एक घटना है, मैं कभी भूल नहीं पाता जी। कि हम जिन प्रोफेसर साहब के घर में रहते थे, तो एक दिन गांव से हम आए और उनके घर में ताला बंद मिला, और मैं 4 बजे से लेके 10 बजे रात तक बार बार उनके घर जाता, ताला नहीं खुल रहा था। लगा अब क्या करूं, रात में गांव नहीं जा सकता, तो मैं पार्क में चला गया और वहां मैंने देखा कि 10, 15, 20 भिखारी आसपास सारे पड़े हुए थे, और मैं वहां भूखा प्यासा पड़ा हुआ था और सब अपना खाना खा रहे थे भिखारी लोग। ऐसे में ही एक भिखारी घसीटता हुआ, जो चल भी नहीं पाता था ठीक से, उसने कहा भूखे हो? मैंने कहा हाँ, और उस रात उस भिखारी ने मुझे खाना खिलाया। मैं इसे कभी नहीं भूल पाता। अगले दिन खैर प्रोफेसर साहब आए तो जीवन ठीक हुआ, लेकिन वो जो रात कानपुर की पार्क में भिखारियों के बीच में गुजारी मैंने जमीन पर, वो ये लगता है कि हम सोचते हैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोगों के पास दिल ज्यादा होता है, लेकिन हमें लगता है कि दिल भिखारियों के पास भी कोई छोटा नहीं होता, वो भी बड़े दिल वाले होते हैं। ये मैं कभी भूल नहीं पाता। तो बलराम जी को कथाकार कहा जाए, लघु कथाकार कहा जाए, उपन्यासकार कहा जाए, समीक्षक कहा जाए, पत्रकार कहा जाए, या इन सब से कुछ अलग? मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कहानियां लिखूंगा, कि लघु कथाएं लिखूंगा, कि व्यंग्य लिखूंगा, कि उपन्यास लिखूंगा, कि इंटरव्यूज करूंगा, कि यात्रा वृत्तांत लिखूंगा, कि किताबों की समीक्षाएं लिखूंगा, कि पत्र पत्रिकाओं के संपादकीय लिखूंगा। ये मैंने कभी सोचा नहीं। मेरे सामने जो भी आता चला गया वो काम मैं करता चला गया, और एक समय ऐसा है NCERT ने पाठ्यक्रम समिति में डाल दिया, तो वहाँ रहकर पाठ्यक्रम क्लास 1 से लेके 12वीं तक का पाठ्यक्रम बनाया। और पिछले दिनों BA और BCom, BSc, BBA, उसके लिए 5 किताबें मुझे बनानी पड़ी, जो राजकमल प्रकाशन से आई हैं, और वो पाठ्यक्रम का हिस्सा हो। तो मैं कभी नहीं जान पाता कि मैं कहानीकार हूँ, कि पत्रकार हूँ, कि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, कि आलोचक हूँ। लेकिन जो काम आते गए हम करते चले गए, और अभी भी अचानक एक दिन साहित्य अकेडमी ने बुलावा दिया कि बलराम जी आप आइए, समकालीन भारतीय साहित्य का संपादन कीजिए। तो अभी भी मुझे लगता नहीं है कि क्या अपने आप को कहलाना चाहूँगा, लेकिन कथाकार बलराम ही कहा जाता है, वही मुझे प्रिय भी। लेकिन अभी एक पत्रिका शीतलवाणी आई है, 250 पेज का अंक उसने निकाला है, और उसने मुझे एक नया टैग दिया है, कथेतर गद्य शिल्पी। तो वो जो कहानी और उपन्यास से अलग विधाएं हैं, उनको कथेतर गद्य माना जाता है। तो इस बीच मेरी 8 किताबें कथेतर गद्य पर आई हैं। तो मैं नहीं जानता कि मैं कथेतर गद्य शिल्पी हूँ, कि कथाकार हूँ, कि उपन्यासकार हूँ, कि व्यंग्यकार हूँ, कि लघु तो कथाकार। सब हैं, लेकिन रुचि किस तरफ आपको लगता है कि ज्यादा संतोष? वैसे तो अपनी क्रिएटिविटी में संतोष सब जगह मिलता है, लेकिन एक होता है कि पत्रकारिता बड़ा हार्डकोर ये है, लेकिन साहित्य दूसरी चीज हो जाती है ना, जहाँ मन की भाषा, मन की व्यथा कथा, मन से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, है ना? क्या कहना चाहिए, जीवन में जिसे कहते हैं ना चुनने की आजादी, वो मुझे कभी नहीं मिली। मुझे जिसने जो कहा ये कर दो, मैंने आंख बंद करके उस काम में लग गया, लेकिन उस काम को मैंने पूरी ईमानदारी से और अपने आप को 100% वहाँ लगा कर किया। इसलिए जो भी हमने काम किए वो किया। सब जैसे माफ करना यार मेरी आत्मकथात्मक संस्मरण की किताब है जी। उसे वर्धा विश्वविद्यालय की एक पत्रिका निकलती है बहुवचन, तो उसमें 20वीं शताब्दी की जिन 15 किताबों को गिना गया है, वो हरियावत से लेके बालकृष्ण भट्ट से लेके और विश्वनाथ त्रिपाठी तक, उन 15 किताबों में माफ करना यार भी चुनी गई है। जैसे कि मेरा कहानी संग्रह कलम हुए हाथ, और मेरा उपन्यास जो आया था उसको हिंदी एकेडमी का पुरस्कार मिला था, और वो 12वीं के पाठ्यक्रम में 12 बरस पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता रहा। तो मैंने जो भी मैंने लिखा, मन से लिखा, और मन से जो काम किया जाता है वो अच्छा ही होता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए आपकी पसंद का एक गीत हम यहाँ सुन लेते हैं। उपकार फिल्म का कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, आइए सुनते हैं। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या
कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। वैसे वक्त तो बहुत बुरा बीता आपने जो शेयर किया हमारे साथ, लेकिन आपके नाम से जुड़िए मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि बलराम प्रेम नारायण आप नहीं लिखते हैं, बलराम लिखते हैं, यानी कृष्ण के बड़े भाई, प्रेम के प्रतीक और नारायण भी, फिर कभी कभी विवादों में भी घिर जाते हैं। ये कैसे विवाद होते हैं? मैंने कोशिश की मैं किसी भी विवाद में ना पड़ूं, और लगभग निर्विवाद जीवन है। अब विवाह टूटा और 2 बच्चे थे, तो विवाह को भी मैंने टूटने के बावजूद दोनों बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, उनकी शादी की, और अब दोनों बच्चों के उनके घर अलग अलग घर सबके बना के दे दिए। और अब जहाँ भी रहता हूँ वो उसमें पत्नी और मेरा छोटा बेटा है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन उसके लिए भी एक घर हमने इंदिरापुरम में ले दिया है। तो जो जिम्मेदारियां होती हैं वो पूरी तरह से मैंने पूरी की। विवाह टूटने के बावजूद मैंने बच्चों को किसी तरह तकलीफ नहीं दी, पूर्व पत्नी को घर दे दिया, मकान दे दिया, और उस जमाने में कोर्ट ने कहा था आधी तनख्वाह, आधी क्या मैं 3/4 तनख्वाह देता रहा। और जो मेरी वर्तमान पत्नी है उनसे मैंने कहा था ये कर्तव्य मुझे निभाने हैं, मुझसे शादी करो तो दिमाग में ये रखो, और उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, और मैंने अपने पुराने टूटे हुए जीवन से जो बच्चे थे उनका पूरी तरह से बिल्कुल। आपका बहुत चर्चित संस्मरणों का संग्रह है वो घड़ी ना आती काश। जी जी। जीवन में किस घड़ी को आप सबसे बेहतर मानते हैं, और वो कौन सी घड़ी है जो ना आती तो अच्छा था? आज लगता है जो पहली शादी मैंने ही की थी उसमें मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, और
आप देखिए उस जमाने में जिस तरह से घर के लोग करते थे, मैं सोचता था मैं घर के लोगों के बजाय मेरे बहनों ने एक शादी तय कर दी। उस जमाने में 42,000 रुपए फलदान उस समय की वो देंगे आके। तो मैंने कहा कि ये तो घूस है एक तरह की और ये शादी नहीं करूंगा। तो बहनों ही नाराज हो गए, बोले अब मैं तेरी शादी होने नहीं दूंगा। अच्छा। तो उस चक्कर में फिर जो ये वैवाहिक विज्ञापन छपते हैं, एक विज्ञापन दे दिया और जिसमें 50-60 पिताओं के आए फोन और उनमें से एक हमारे मित्र थे संतोष तिवारी, ट्रिब्यून के एडिटर हुआ करते थे, डेथ हो गई। तो उनसे मैंने कहा तू इनमें से जिसे चुन देगा उसी से मैं शादी कर लूंगा। तो एक तरह से ये मैंने गलत किया। ऐसे पल नहीं आते कि हमने जिंदगी जैसे महत्वपूर्ण हिस्से को अपने मित्र पे छोड़ दिया कि इसमें से तू जिस भी लड़की को कह देगा उससे कर लूँ। उसने चुना और मैंने शादी कर ली और अंत में पता लगा होता है इस तरह की घटनाएं घरों में, परिवारों में, समाज में होती हैं। जब आपको आपकी दूसरी जीवन संगिनी मिली तब तो वो सारा कुछ जिसे कहते हैं कि हाँ, जीवन की स्लेट पे लिखी हुई चीजें पूरी तरह मिट तो नहीं जाती, लेकिन फिर ऐसा नहीं है, बाहर आती है जीवन में। 9 साल के बाद डिवोर्स ले लिया हमने। बच्चे थे, छोटे थे और ये डिवोर्स भी मैंने अपने मन से नहीं लिया। जज ने पूछा कि हमने कहा मेरी तो इच्छा नहीं है लेकिन पत्नी मेरे साथ रहना नहीं चाहती। उन्होंने उससे पूछा तो उसने बहुत गंदा जवाब दिया जज को और अंत में जज ने शादी टूटने का वो जारी कर दिया। तो वो मैंने घर छोड़ दिया, पूरा घर परिवार सब दे दिया। मैं 2 कपड़ों में उस घर से निकल आया और 4 बरस के बाद हर काली अंधेरी रात के बाद उजाला आता है, सूरज की किरणें आती हैं और सब कुछ फिर जीवन जो है वो एक रफ्तार पकड़ती है। तो जीवन का पहला जिसे कहते हैं फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसके बाद तो फिर चीजें अच्छी हुई। उसके बाद है ना, जो आपकी कहानियों में, आपके उपन्यासों में, आपकी लेखनी में जरूर दिखता होगा। और सब कुछ एक आपका भेंट वार्ताओं की किताब है बातों के बादशाह जी। तो भेंट वार्ताएं आपकी हैं, उसमें आपने नहीं, मैंने बड़े बड़े भगवती चरण वर्मा जैसे बहुत बड़े लेखक या विजय मोहन सिंह जैसे आलोचक बड़े या कामतानाथ जैसे, तो नागार्जुन जैसे बड़े कवि, तो ऐसे 2 दर्जन के करीब उस तरह की भेंट वार्ताएं नहीं है जैसी पत्र पत्रिकाओं में छपती हैं, लंबी लंबी वार्ताएं। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों से हमने इंटरव्यूज किए और इस तरह के इंटरव्यूज किए कि उन्हें अपनी तरह का 3 ही नाम लोग लेते हैं, मनोहर श्याम जोशी, कृष्णा सोपती और या फिर लोग कहते हैं कि इंटरव्यूज विधा को बलराम ने उत्कर्ष प्रदान किया। वाह, तो वो क्या चीजें थी आप मुझे बताएं। मैं भी साक्षात्कार करती हूँ, आपसे बातचीत कर रही हूँ तो उसको आत्मसात करूँ, उसे कुछ आपसे जो बातचीत मैं कर रहा हूँ, आपके पास उस तरह का विजन है, दृष्टि है कि एक ऐसे सवाल पूछें कि जो चीजें मैंने कभी जीवन में किसी को नहीं बताई और आपने इस इंटरव्यू में मुझसे पूछी और झिझकते हुई सही मैंने सच्चाइयां आपको बता दी। ऐसा हिंदी संसार को पता नहीं है जो आज पहली बार आपने मुझसे पूछा। बलराम जी, हम सबके जीवन में इस तरह के पन्ने होते हैं, थोड़े कम ज्यादा। हमारा जो जीवन है, हमारा आपका, हर इंसान का, हम सब के अपने संघर्ष होते हैं, हमारी अपनी तकलीफें होती हैं, संबंधों के में जो दरार होती है वो सिर्फ पति पत्नी में ही नहीं होता, बच्चों के साथ भी होता है, रिश्तेदारों के साथ होता है, दोस्त के साथ होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं कोई आपको छू लेता है। और आप तो लेखक हैं, आपसे बेहतर कौन समझेगा इसको, क्योंकि आपकी पहली ही कहानी को अगर धर्मवीर भारती या उस श्रेणी के जो लेखक थे जिन्होंने इतनी तारीफ की, कहीं तो कुछ बात थी, जो वो चित्रण रहा होगा दिवाली की रात का, उसमें कितना मर्म रहा होगा। वो जो एक दिल तक पहुंचने की बात होती है ना, वो फिर अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पाए तो फिर क्या है। मुझे लगता है कि हमारे इस चैनल का ही टैगलाइन है दिल से दिल तक। तो ऑफ कोर्स मेरी मंशा आपको तकलीफ देने की नहीं थी, लेकिन कभी खुलकर कोई बात कर लेना तो मुझे लगता है कि शायद चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। आपने अभी पूछा था कि बदला जीवन, तो जो हमारी वर्तमान पत्नी है और वो भी जैसे कभी कभी बताया कि नौकरी ऐसे उठा के बिठा दिए गए, संपादक बना दिए गए, ऐसे ही कानपुर में हमारी एक मुंहबोली बहन थी, उसको फैसला करना था शादी का। तो उसने कहा भैया आप आ जाएं और मेरे से बात करें और मुझे, तो हमारी ये पत्नी उसकी सहेली थी, उसके साथ आ गई। कानपुर में मोती झील एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ हम बैठे थे। तो अपनी बहन को मैंने कहा देख तुझे लेखिका बनना है तो तुझे ये करना चाहिए, और अगर परिवार का सुख चाहिए तो तुझे ये करना चाहिए।
तो आपने अपने अनुभव से ये बात बताई उनको उसको। बताया, तो उसके बाद जो बगल में सहेली उनकी बैठी थी बोली और मैं So मैं sweet. गया था अपनी बहन से की मिलने। समस्याओं उन पर उसको राय सलाह देने। उसकी सहेली ने पूछा और मैं, तो मैंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा घर। हमने कहा मिलेगा। तो मेरी बहन ने कहा मतलब समझ रहे हो, घर का मतलब घर वाला भी होता है। हमने कहा मिलेगा। और वो पल था हमने उनसे विवाह का निर्णय। चलिए यहाँ पे खूबसूरत सा मीठा सा प्यारा सा गाना उनके लिए। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। दिल कहे दिलदार मिला, हम कहे हमें प्यार मिला, दिल कहे दिलदार मिला, हम कहे हमें प्यार मिला, प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। आस मिली अरमान मिला, ओ जीने का सामान मिला, मिल गया एक सहारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। दिल जवां और रुत हंसी, चल यूं ही चल दे कहीं। दिल जवां और रुत हंसी, चल यूं ही चल दे कहीं। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन, तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन, ओ जान भी तू है, दिल भी तू ही, राह भी तू, मंजिल भी तू ही, और तू ही आस का तारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। बलराम जी, देश और दुनिया की 50 से अधिक भाषाओं की कथाओं का अनुवाद किया है आपने। जी जीवन, समाज, परिवार, बुनियाद तो एक ही होती है सब जगह। जी। या पश्चिम की व्यथाएं या कथाएं अलग हैं और हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन तो सारी दुनिया में समस्याएं एक ही तरह की हैं। यूरोप में विश्व युद्ध की तकलीफ यूरोप के लोगों ने भेजी, तो वो उस दौर में फिर काफका जैसे लेखक आए। काफका का जीवन तो बहुत ही खराब था, तो विश्व युद्ध ने उसे और खराब कर दिया। जो अपने यहाँ भी बहुत लोग का जीवन खराब होता है, मगर हमने एक भारत विभाजन का दौर देखा था। उस समय बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तकलीफें झेली, जो कहानियों में हमें पढ़ने को मिलता है। जी जी जी। तो उसके बाद विश्व युद्ध जैसा दबाव प्रभाव भारत ने नहीं झेला, तो वो चीज़ें वहाँ अलग हैं। हमारे पास उस दौर के साहित्य में देखें तो वो
कम है, लेकिन है एक कहानी। उसने कहा था गुलेरी की कहानी, उसमें विश्व युद्ध का आता है वृत्तांत, और वो अद्भुत कहानी है। जैसे आपकी 2 कहानियों ने आपको बलराम बना दिया, वैसे ही गुलेरी साहब की ये एक कहानी ने जी, जी, उन्हें जी। और आपने एक सवाल पूछा था जो हमारी वर्तमान पत्नी है, तो एक कहानी हमारी शुभ दिन, इधर गोवा में तुम एक कहानी संग्रह आया, तो इस कहानी को पढ़ के लोगों ने पूछा शुभ दिन आया। 10 बरस नौकरी करते हुए पति पत्नी दोनों इधर उधर मारा मारी में, बच्चा, पति दिन में रह के बच्चे को पालता, पत्नी दिन में नौकरी करती, पति रात में नौकरी करता है। तो 10 साल के वैवाहिक जीवन के बाद जब वो दिन आता है, विवाह का दिन, अब वो दोनों थके मांदे होते हैं और कोशिश करते हैं कि आज हम शुभ दिन हमारा आज हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जैसे पति आंख बंद करके लेट जाता, पत्नी सोचा ये थके हैं, सो गए, सोने दीजिए। और उधर पति ने ऐसे करके देखा कनखियों से, तो पत्नी ने आंखें बंद की हुई हैं, तो पति ने सोचा ये बहुत, तो उसमें पत्नी का आया कि वो परी जैसी है, पति के लिए क्या कर दे, खाना पीना कपड़े लत्ते क्या क्या नहीं करती। तो लोगों ने कहा सचमुच आपकी पत्नी परी जैसी है क्या? हमने कहा कहानी पढ़िए, कहानी और होती है, जिंदगी कुछ और होती है, लेकिन अगर वो ना होती तो मैं ये नहीं लिखता। तो उसमें सुबह जब दोनों जागते हैं तो पत्नी नाराज होती है, आप भी सो गए, आज भी सो गए आप? तो कहता तुम भी सो गई? बोले ना मैं तो जाग रही थी। तो बोला मैं भी तो जाग रहा था। तो उनके बीच प्रेम स्नेह इतना है कि नौकरी करते हुए दोनों थके मांदे इतने होते हैं कि वो उसे नहीं चाह रहा कि ठीक है ये दिन होगा, लेकिन बहुत थकी मांदी बेचारी सो रही, सोने दो, और वो सोचती कि ये सो रहा है। तो पराकाष्ठा देखिए प्रेम की कि वो दिन सामंजस्य है, वो सेलिब्रेट नहीं कर सकते कि जीवन इतना कठिन और खराब, बच्चा भी पालना, तो बच्चे के लिए तो दोनों अपना होम कर रहे हैं, पाल रहे हैं उसको। तो इस तरह की कहानियां बाद में आई और वर्तमान जीवन की। मगर आप विदेश की बातें, हमने तो सारिका में विदेशी लेखकों पर विशेषांक, हेमिंग्वे पे, काफका पे और दोस्तोवस्की पे, टॉल्स्टॉय पे, विदेशी साहित्य के पूरे पूरे अंक उस जमाने में हम निकालते थे। मगर जो साहित्य का मूल है वो दुनिया में कहीं भी, मनुष्य का जो मन है, सारी चीजें मन की व्यथा, मन का कष्ट, मन का संकट, तो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, जो भी है वो हमारे मोदी जी मन की बात कहते हैं। तो साहित्यकार लेखक भी मन की ही बात लिखते हैं। तो इसलिए दुनिया में साहित्य एक लेवल पे जाके सार्वभौम, जिसको कालजयी साहित्य जो होता है, उसके लिए लोकल होना जरूरी है। हम अगर कानपुर पर कलम हुए हाथ, शिक्षा काल और पालनहारे जैसी कहानी लिखते हैं, और 2-3-4 कहानियों से बलराम, बहुत सारे लोग 50-100 कहानियां लिख के भी प्रसिद्ध नहीं हो पाते हैं। और कोई 1-2 कहानी लिख के क्या नहीं, कहानियां लिखी हमने, लघु कथाएं 50 के करीब लघु कथाएं हैं, 30 कहानियां हैं, तो 50-60-70 कहानियां हैं। एक उपन्यास छप गया है, दूसरा भी छप गया है, तीसरा आने को है। आप इतना लिखते हैं, इतनी किताबें हैं आपके नाम पे, घर में आपके जो बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, और किसी को क्या साहित्य के प्रति रुचि है? बेटी मेरी नवभारत टाइम्स में अच्छा प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट है। जो मैं सपना देखता था कि मैं इस पद पे पहुंचूं, मेरी बेटी पहुंच गई, मैं वहाँ चीफ सब होके निकल आया। संपादक बाद में बना मैं। आज तो आप जानती हैं समकालीन भारतीय साहित्य का संपादक होने का मतलब है भारत की 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं के लेखकों से सीधा संपर्क रखना। मैं आपसे पूछने वाली थी कि उम्र के इस पड़ाव पर इतनी अहम पत्रिका का संपादन कितना कठिन है या नहीं? देखिए, ये संपादन वैसा ही काम है जैसे नाव चलाने वाला नाव चलाता है, तो वो नदी में चलाए, बड़ी नदी में चलाए, समंदर में चलाए, झील में चलाए। जो सफल नाविक है वो कहीं भी नाव दे दीजिए वो चला ले जाता है। तो ये समंदर है, समकालीन भारतीय साहित्य समंदर है, थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन मैं इसे कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं मानता। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जो हमारी युवा पीढ़ी साहित्य के क्षेत्र में आना चाहती है, लिखती है, पढ़ती है, किन बातों का उनको ध्यान देना चाहिए, उनको रखना चाहिए जब वो कुछ लिखते हैं, कुछ सृजन कर रहे होते हैं? जब किसी से हम पूछते हैं आजकल क्या लिख पढ़ रहे हो, लिखने के साथ पढ़ना जुड़ा हुआ है। हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी, उनसे इंटरव्यू किया एक बार। मैंने उनसे पूछा कि नए लोगों को आप क्या सलाह देना चाहें, तो उन्होंने कहा कि सलाह देने से कोई लेखक कभी नहीं बन सकता। अरबी की एक कहावत है कि लाख शेर पढ़ तब एक लिख। तो मेरे पास भी उसका कोई जवाब नहीं है कि आप
लिखने से पहले लाखों शेर पढ़ लीजिए और तब लिखने का अभ्यास कीजिए, तो आप जान रहे होंगे कि हाइट्स क्या है और कहाँ और कैसे क्या होता है, तब आप लिखेंगे तो शायद। और मैं खुद भी लेकिन पढ़ता। क्या आप भी इतना पढ़ते थे? क्योंकि पहली कहानी आपकी जब आप क्लास 11th में थे लिख दिए थे। जी, 10th में 10th में लिख दिए थे और 11th में छप गई थी। लेकिन मैं जहाँ रहता था तो हमारे एक मास्टर साहब थे, पड़ोसी थे, तो वो एमए पास थे। तो आप भरोसा नहीं करेंगी, 10वीं क्लास में मैं एमए की सारी किताबें पढ़ गया था। तो उस तरह का जो पाठ्यक्रम का पढ़ना लिखना है, बाद की किताबों में भी वही होता है। प्रेमचंद और सारे पाठ्यक्रम में जो एमए में किताबें होती होंगी, एमए का स्तर बहुत ऊंचा होता है, वो मैंने 10वीं पास करते हुए पढ़ लिया था। और उसके बाद भी कम से कम 5000 किताबें पढ़ के उन पर समीक्षाएं मैंने लिखी हैं, दैनिक आज से लेके यहाँ तक। अब समीक्षाएं नहीं लिखता, लेकिन किताबें जो आती हैं, अच्छी किताबें आती हैं और उनको अभी भी पढ़ता हूँ। तो लेखकों के लिए, जो नए लेखक हैं, उनके लिए अरबी की कहावत ही मैं उनके हाथ में रखूंगा, जो हरिवंश राय बच्चन ने मेरे हाथ में रखी थी कि लाख शेर पढ़ तब एक लिख। बहुत सुंदर। आप दोनों ही कामकाजी थे, दोनों ही काम करते वो थे। मैनेजर रिटायर हुए बैंक से। जी जी जी, जी। तो फिर जो बच्चे थे उनको कौन देखता था घर में? दिन में बच्चा मेरे साथ रहता था। मैं शाम को 4 बजे की नौकरी मैंने नवभारत टाइम्स में संपादक से कह के कि मुझे 4 बजे की ड्यूटी दे दी जाए, और ताकि मैं अपने बच्चे को पाल सकूं। किसी और के हाथों में देने से अच्छा लगा कि बच्चे को मैं खुद ही पालूं। रात में बच्चे को माँ देखती थी, दिन में पिता देखता था। तो पता नहीं मैंने अच्छा किया या ठीक नहीं किया, मैंने अपने बच्चे को खुद ही अपने हाथों से पाला। और जब वो 14 साल का हुआ तो मैंने उसे चाबी पकड़ाई। हमने कहा कि अब ये चाबी पकड़, स्कूल जाएगा, घर आएगा, खाना खाएगा, सो जाएगा। एक आखिरी प्रश्न बलराम जी, जीवन में बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, कुछ पूरी होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, लेकिन हम ख्वाहिश करना नहीं छोड़ते। क्या है आपकी शेष ख्वाहिश? जो मेरी है वो मेरी पत्नी की है। क्या बात है। और वो कहती कुछ और करो न करो। आपका उपन्यास कारा जो बहुत दिनों से अधूरा पड़ा है, और वो अगर आप लिख देंगे। एक जमाने में मैं राजकमल प्रकाशन में मीडिया डायरेक्टर के पोस्ट पे वहाँ रहा मैंने 8 महीने। तो अशोक महेश्वरी ने कहा, बलराम जी यहाँ रह के उपन्यास पूरा कर लीजिए। मैं आपकी नौकरी करूँ कि उपन्यास पूरा करूँ? बोले पूरा कर दीजिए, मैं छाप लूंगा। तो उन्होंने कंपोज भी करा दिया। 112-14 पेज का है वो। मैं चाहूँ तो वो कल छप जाएगा। 1000 पेज का, पूरी शताब्दी का जीवन, गाँव का और शहर का, जो मैंने देखा जाना वो करूंगा। लेकिन ये उतनी गहन गंभीर स्थिति, मनस्थिति नहीं बन पाती। तो वो टलते 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 तो मेरी पत्नी कहती है कि मेरे जीते जी ये कारा तो पूरा कर दीजिए। तो मैं सोचूंगी कि आपने मेरी सारी इच्छाएं पूरी। क्या बात है, क्या बात है। अगर ऐसी जीवन संगिनी हो जो आपके लेखन के लिए आपको इतना कहे कि नहीं मेरी सेवा ना करो, तुम लिखो और मेरी ख्वाहिश है कि ये किताब मेरे रहते पूरी हो जाए, बहुत बड़ी बात है। आप सिर्फ कारा ही नहीं और भी कई उपन्यास लिखेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको उसके लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और हमसे अपना जीवन शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच बलराम जी। धन्यवाद राजश्री जी, अच्छा लगा। आपने बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं जीवन में कभी किसी को नहीं बताई, और मेरी पत्नी सुनेगी तो शायद नाराज भी होगी। मगर जो मन में था, जो सच है, कभी कभी लगता है सच कहीं न कहीं तो जीवन का सच कहीं न कहीं दर्ज होना ही चाहिए, वरना किसी दिन सांस रुकेगी और हम चले जाएंगे और दुनिया जानेगी नहीं जानेगी बलराम जी ये पुरस्कार, वो पुरस्कार, देश विदेश सेवाएं, ये वो, मान सम्मान बहुत ज्यादा। जो बचपन में जितनी ही तकलीफें झेली, बाद के जीवन में उतने ही मान सम्मान मुझे मिले। मुझे बहुत सुकून है कि मैं दिल से दिल तक, जिसे कहते हैं, मेरे प्रश्न आपके दिल तक गए और आपने अपने मन की बात हमारे साथ शेयर की। शायद यही मेरा रिवॉर्ड है, मेरी खुशी है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद।